तो जिस लम्हे का इंतजार दुनिया सांस थामे कर रहा है, वो लम्हा आखिरकार आ गया। इस्लामाबाद में शानदार स्वागत हुआ है ईरानी डेलीगेशन का। मैं आपको बतलाना चाहता हूं, इस डेलीगेशन में जैसे कि आप देख सकते हैं, ईरान के स्पीकर गालिबाफ और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची मौजूद हैं। और मैं आपको बतलाना चाहता हूं, यहां उनका स्वागत करने वाले लोगों में से कौन कौन मौजूद थे। उनमें हैं पाकिस्तान के मंत्री मोहम्मद इशाक डार, इसके अलावा आपको पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ दिख रहे हैं आसिम मुनीर, सरदार अयाज सदीक जो कि स्पीकर ऑफ नेशनल असेंबली हैं, और सैयद मोहसिन नकवी पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर यहां पर दिख रहे हैं। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से ईरान का स्वागत हुआ। मगर इस्लामाबाद पहुंचने से पहले ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद गालिबाफ ने एक बहुत ही इमोशनल तस्वीर जो है वो जारी की है। अपने पूरे स्क्रीन पर देखिए दोस्तों, इस विमान में वो पाकिस्तान गए और आप देख सकते हैं हर सीट के ऊपर एक बच्चे की तस्वीर है। अब आपके जहन में सवाल होगा कि ये बच्चे कौन हैं। ये बच्चे हैं मिनाब में मौजूद स्कूल के बच्चे। याद कीजिएगा, पहले दिन जब हमला हुआ था तो ईरान को दो बड़े झटके लगे थे। पहला, सुप्रीम लीडर खामेनी की मौत, और दूसरा, मिनाब में एक स्कूल पर हमला होता है जिसमें 160 बच्चे मारे जाते हैं। ये तस्वीरें उन्हीं बच्चों की है। दोस्तों, आप जानते हैं बातचीत से पहले क्या हो रहा है। ईरान दुनिया को अपना मानवीय चेहरा बता रही है कि एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस इस्लामाबाद पहुंच गए हैं। मनाजिर में भी आप देख सकते हैं कि अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस अब इस्लामाबाद पहुंच गए हैं। जिनका इंतजार किया जा रहा था, अब वो लम्हा आन पहुंचा है। अमरीकी मेहमान पाकिस्तान पहुंचे हैं। अमरीकी मुज़ाकराती वफ्द पाकिस्तान पहुंच गया है। जेडी वेंस की सरबराही में अमरीकी वफ्द पाकिस्तान पहुंचा है, जिसमें स्टीव विटकॉफ और डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जैरेड कोशनर भी शामिल हैं। तो इस वक्त आप ये एक्सक्लूसिव मनाजिर भी देख सकते हैं समा की टेलीविजन स्क्रीन पर, कि जहां पर जैरेड कोशनर और स्टीव विटकॉफ और इसके साथ साथ अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस पहुंचे हैं पाकिस्तान। अमरीकी मुज़ाकराती वफ्द पहुंचा है पाकिस्तान। तारीख साज ये लम्हा है कि जब पाकिस्तान मुज़ाकरात की मेज़बानी कर रहा है, सालिस का किरदार अदा कर रहा है, और पाकिस्तान के आला हुक्काम ने यहां पर उनका इस्तकबाल किया है। बिल्कुल, तो एक रिमार्क। मगर जहां तक अमेरिका की बात है, दुनिया अमेरिका के अहंकारी चेहरे को देख रही है, लगातार देख रही है। एक तरफ आपके सामने ईरानी संसद के स्पीकर अपने उन बच्चों को याद करते हुए कि हम तुम्हारे लिए वहां जा रहे हैं, उस देश के बच्चों के भविष्य के लिए हम इस्लामाबाद जा रहे हैं, इस बातचीत को हम चाहते हैं सफल हो। मगर दूसरी तरफ अमेरिका का अहंकार। सुनिए अल जजीरा में प्रसारित डोनाल्ड ट्रंप का बयान, जिसमें वो कह रहे हैं कि हमने उनकी नेवी को मार दिया, हमने उनके रॉकेट सिस्टम्स को तबाह कर दिया, उनकी तमाम लीडरशिप को मार दिया, हम तो पहले ही जीत गए। सुनिए डोनाल्ड ट्रंप का अहंकार। मगर उससे पहले अल जजीरा ये बता रहा है कि किस तरह से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि दिस इज मेक और ब्रेक टॉक। One way or the other, it's going well. The Navy's gone, the Air Force is gone, all anti-aircraft is gone, the leaders are gone, the whole place is gone. So we'll see how it turns out. Don't forget, we don't use the Strait. Other countries use the Strait. So we do have other countries coming up, and they'll help out, but we don't use it. It won't be easy. It won't be. I would say this: we will have that open fairly soon. दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने जो बात कही है ना कि ईरान के पास कुछ नहीं है, इनफैक्ट उन्होंने, व्हाइट हाउस ने बयान भी जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा है ईरान हैज नो कार्ड्स, ईरान के पास कोई पत्ते नहीं है। तो ईरान ने इसका जवाब दिया है कि हमारे साथ साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। आपके स्क्रीन पर ईरानी एम्बेसी का यह बयान, द लेटेस्ट अटेम्प्ट्स एट साइकोलॉजिकल वॉरफेयर अगेंस्ट ईरान, वी आर मास्टर्स ऑफ दिस। यानी कि वो जो हिंदी में कहा जाता है ना कि अपने पापा को मत समझा, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर मेरे साथ मत खेल, हम इसके बाप हैं, इसके मास्टर्स हैं। सबसे बड़ी बात दोस्तों, ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद गालिबाफ ने यह बयान जारी किया है, और मैं चाहूंगा आप इस पर गौर करें। आपकी स्क्रीन पर दोनों पक्षों के बीच जो कदम आपसी सहमति से तय हुए थे, उनमें से दो अभी तक लागू नहीं हुए हैं। लेबनान में सीज फायर और बातचीत शुरू होने से पहले ईरान की रोकी गई संपत्तियों को जारी करना,
ये दोनों शर्तें पूरी होना जरूरी है, तभी बातचीत शुरू होगी। यानी कि गालिबाफ और अब्बास अराक्ची पहुंच चुके हैं, जेडी वैंस पहुंचने वाले हैं, मगर क्या यह बातचीत होगी वो इस शर्त पर है कि अमेरिका ये दो शर्तें पूरी करता है। मगर अमेरिका का अहंकार आप साफ तौर पर देख रहे हैं, बातचीत से ठीक पहले उनके तेवर आप देख रहे हैं। और जैसे मैंने बताया, गालिबाफ ने क्या कहा, आप लेबनान पर हमला करना बंद कर देंगे। अब मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं और उससे पहले यह खबर आपके स्क्रीन पर, अल जजीरा की खबर आपके स्क्रीन पर। An Israeli airstrike on government building in southern Lebanon's Nabateh killed at least 13 members of the state security agency, the country's authorities said. सबसे बड़ी बात यहां पर लेबनीज अथॉरिटी के स्टेट सिक्योरिटी के 13 लोगों को इस्राएल ने मौत के घाट उतार दिया है। और दूसरी तरफ नेतन्याहू ये कहते हैं कि हम लेबनान से बातचीत करने को तैयार हैं और आपने उनके 13 लोगों को मार दिया। वहां पर क्या मंजर था वो मैं अब आपको दिखाने जा रहा हूं, मगर मैं आपको यह भी बताऊंगा कि किस तरह से हिजबुल्लाह ने भी ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए। बस कुछ देर में मैं आपको बताने वाला हूं कि हिजबुल्लाह किस तरह से कहर बरपा रहा है इस्राएल में। मगर पहले वो हमला जिसमें लेबनीज सिक्योरिटी के 13 अधिकारी मारे गए, देखिए किस तरह से कयामती मंजर वहां पर दिखाई दे रहा था, हर तरफ आग ही आग। दूसरी तरफ बेंजामिन नेतन्याहू सामने आए, उन्होंने कहा कि हिजबुल्लाह से कोई बातचीत नहीं होगी। मगर खबर यह भी आ रही है दोस्तों कि अगले हफ्ते अमेरिका लेबनान और इस्राएल में बातचीत करवा सकता है। और आप जानते हैं अमेरिका पूरी तरह से इस्राएल की तरफ झुका हुआ है। तो क्या इस खबर के कोई मायने हैं? ऊपर से नेतन्याहू के धमकी भरे तेवर, सुनिए नेतन्याहू क्या कह रहे हैं। אני מבקש לומר לכם, אין הפסקת אש בלבנון. אנחנו ממשיכים להכות בעוצמה את חיזבאללה, ואנחנו לא נעצור עד שנחזיר לכם את הביטחון. לאחר פניות חוזרות ונשנות של ממשלת לבנון לפתוח איתנו במשא ומתן לשלום, אני הנחיתי אמש בקבינט לפתוח במשא ומתן ישיר עם לבנון כדי להשיג שני יעדים. אחד, פירוק חיזבאללה מנשקו, והשני, הסכם שלום हिस्टोरी बर कायमा। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। इसमें थोड़ा सा भी शक नहीं है कि किस तरह से इस्राएल लेबनान में तबाही मचा रहा है। 300 लोगों को 12 घंटे में मार देना, इससे ज्यादा शॉकिंग कुछ नहीं हो सकता है। मगर हिजबुल्लाह भी पीछे नहीं है। एक एक करके 2 बड़ी खबर। सबसे पहले प्रेस टेलीविजन की खबर क्या कह रही है, गौर फरमाएं। हिजबुल्लाह ने कब्जे वाले फलस्तीन में IOF के मिशमार, हाकारमेल बेस और हाइफा नेवल बेस पर हमलों की फुटेज जारी की है। इस फुटेज में आप देखेंगे किस तरह से मिसाइल की तैयारियां की जा रही है। इस फुटेज में आप देखेंगे कि मिसाइल के आसपास जो नजारा है उससे ब्लर कर दिया गया है, छुपा दिया गया है। क्यों? क्योंकि हिजबुल्लाह ये नहीं चाहता कि पता चले कि उसने ये मिसाइल लॉन्च कहां से की है। मैं चाहूंगा आप उस मंजर को देखें जब हाइफा के नेवल बेस पर हमला किया गया था। देखा जाए।
और बात वहां नहीं रुकी। अब मैं आपको एक और वीडियो दिखाना चाहता हूं जिसमें हिजबुल्लाह इस्राएल के किर्यात शमोना पर हमला करता है। जी हां, देखिए किर्यात शमोना पर किस कदर एक प्रलयंकारी हमला हुआ, एक कयामती हमला हुआ। देखा जाए। אהלן. אתה... אז הוא לא יודע? נו, אתם... אמרתי לו. דיברתי עם יורם עכשיו. אני יכול להגיע לפה? לאיפה אתה רוצה להגיע? יופי, זהו, נשאיר את עצמו פה. זהו, רק נשאר, עדיין לא יודע, אני רק טלפנתי ליורם, הוא אמר לי שאתם אצלהם. זה איזה ציוד? אז רק להביא את האבא और इसलिए नेतन्याहू घबराए हुए हैं क्योंकि हिजबुल्लाह लगातार हमले कर रहा है, उसके डिफेंस टारगेट्स पर हमला कर रहा है और नेतन्याहू को समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करें। इसलिए नेतन्याहू लेबनान में औरतों और बच्चों पर हमला कर रहे हैं, वहां के सिविलियन टारगेट्स को निशाना बना रहे हैं क्योंकि अब भी हिजबुल्लाह की ताकत बदस्तूर बनी हुई है, जैसा कि ये 2 हमले प्रमाणित करते हैं। ये 2 हमले इस बात के सबूत हैं कि हिजबुल्लाह का कुछ नुकसान नहीं पहुंचा पाया है इस्राइल। वो लगातार उसके डिफेंस टारगेट्स पर हमला कर रहा है, उसकी फैसिलिटीज पर हमला कर रहा है और ये खबरें लगातार सामने आ रही हैं। इसलिए नेतन्याहू कह रहे हैं कि हिजबुल्लाह से बातचीत का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। तो एक तरफ इस वक्त बातचीत शुरू हो रही है और दूसरी तरफ लेबनान में हालात समाधान से कोसों दूर हैं। हिजबुल्लाह हमले कर रहा है, नेतन्याहू कह रहे हैं कि हम हिजबुल्लाह से बातचीत नहीं करेंगे और दूसरी तरफ अमेरिका बातचीत का सूत्रधार बन सकता है, मगर आप जानते हैं कि जो भी बातचीत अमेरिका की देखरेख में होगी उस बातचीत का क्या अंजाम होगा और इस्राइल को उससे क्या फायदा होगा, आप सब जानते हैं। बहरहाल अब मैं आपको एक और वीडियो दिखाना चाहता हूं। ईरान इस वक्त मौजूद है पाकिस्तान में और किस तरह से उनकी जनता सड़कों पर है, क्योंकि याद कीजिएगा मुश्तबा खामिनी ने क्या कहा था, सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामिनी ने, कि आप लोग सड़क पर उतरते रहिए क्योंकि आप जब जब सड़कों पर उतरे हैं ना, दुनिया ने हमारी ताकत को देखा है, दुनिया ने हमारी एकता को देखा है और कहीं ना कहीं जनता का सड़क पर उतरना इस बात की बानगी है। देखिए इस नजारे को। दोस्तों, कई लोग कह रहे हैं कि ईरान ये जंग जीत गया और जीत की वजह यह बताई जाती है कि उसने अमेरिका और इस्राइल के सामने घुटने नहीं टेके। यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है, मगर समानांतर तौर पर 2 चीजें हो रही हैं। जनता का जोश आप सड़कों पर लगातार देख रहे हैं और दूसरी तरफ डिप्लोमैटिकली ईरान ने अमेरिका को लगातार पटखनी दी है। अभी अभी मैंने आपको ईरानियन एम्बेसी का वो बयान दिखाया जिसमें उन्होंने ये कहा कि साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में हमारा मुकाबला मत करो। हुआ क्या है दोस्तों, जब से ईरानी जंग शुरू हुई है, डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान कर दिया कि मैं नेटो से बाहर आ रहा हूं। यह अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। नेटो से अमेरिका का बाहर आना, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन से अमेरिका का बाहर आना, वजह ईरान है। यानी कि ईरान की वजह से अमेरिका अलग थलग पड़ रहा है, इस्राइल और बदनाम हो रहा है। पेड्रो सांचेज स्पेन के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि इस्राइल की ज्यादतियों को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। पेड्रो सांचेज का बयान आपकी स्क्रीन पर। उन्होंने साफ कहा कि इस्राइल अपने यूरोपीय एसोसिएशन अग्रीमेंट के तहत अंतर्राष्ट्रीय और मानवीय कानून को कुचल रहा है। और यहां पर पेड्रो सांचेज जिक्र कर रहे हैं इस्राइल जिस तरह से कहर बरपा रहा है लेबनान के आम लोगों पर। सुनिए पेड्रो सांचेज ने क्या कहा। Una Europa que sea firme en la defensa del derecho internacional y de un orden global basado en reglas.
no podemos quedarnos solamente con, en fin, el lamento, la frustración. En fin, basta con mirar a Gaza para ver cuáles son las consecuencias de esta violación que se está haciendo del derecho internacional. Por eso, desde Europa también debemos ser claros, porque hay muchos países de ese llamado sur global que están mirando a Europa y que lo que quieren es que no cometamos. और दूसरी तरफ ईरान इस बात को लेकर भी कामयाब रहा है कि वो दुनिया में अपनी बात को पहुंचा सके। अब मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं ब्रिटेन की फॉरेन सेक्रेटरी येवेट कूपर के इस बयान की तरफ। आप जानते हैं येवेट कूपर यहां क्या कह रही हैं? येवेट कूपर यह कह रही हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पहले की तरह खोल दिया जाए, ईरान ब्लैकमेल ना करे, पूरी तरह से पारदर्शिता से खोल दिया जाए। अब ईरान का यह बयान सामने आया है। ईरान ने एक बहुत ही वाजिब बात कही है और यही बात अमेरिका में ट्रंप के विरोधी भी कह रहे हैं। ईरान यह कह रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद किसने कराया? 28 फरवरी से पहले जब आपने हमारे सुप्रीम लीडर को मार दिया था, उससे पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला हुआ था। वहां से जाने वाले जहाजों को $20 लाख नहीं देने पड़ते थे, अब देने पड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि अमेरिका और इस्राइल ने हम पर युद्ध थोप दिया। तो एक तरह से ब्रिटेन की फॉरेन सेक्रेटरी को यह एक करारा तमाचा है जो इस्राइल ने यहां पर दिया है। जैसे मैंने बताया ना, कूटनीतिक तौर पर, मानवीय तौर पर और सैनिक तौर पर। इस युद्ध की खास बात यह रही है कि इन तीनों मोर्चों पर ईरान ने अमेरिका का डटकर जवाब दिया है और कम से कम मानवीय और डिप्लोमैटिक अगर मुद्दों की बात करें तो वो अमेरिका और इस्राइल पर भारी रहा है और उसे पटखनी भी दी है। सैनिक मुकाबले की बात करें या मिलिट्री मुकाबले की बात करें तो आप जानते हैं कि ईरान को जबरदस्त नुकसान हुआ है और आप यह भी जानते हैं कि ईरान का मुकाबला 2 सुपर पावर्स के साथ था, मगर वो अब भी टिका हुआ है और अब देखना है कि इस्लामाबाद में क्या होता है। अब इसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।